से होंगे। अब हम अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि हमारे पास इलास्टिक लोड बैलेंसर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक, उसमें कौन कौन से मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है, और वो जो मसले जो आते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कैसे क्रॉस जोन लोड बैलेंसिंग में हमारी पूरी होती हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं ली तो वो ज़रूर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब हम अपने लास्ट फेज में हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर की थ्योरी में। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ चेक्स को। हमारे पास हेल्थ चेक में सबसे पहले हमारे पास आता है रिस्पॉन्स टाइम आउट। कि रिस्पॉन्स टाइम आउट होता क्या है? टाइम फॉर विच ELB वेट्स फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वर। इसमें क्या करते हैं कि इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है वो वेट कितनी देर वेट करता है, जितनी देर उसने वेट करना है वो हमारा कहलाएगा रिस्पॉन्स टाइम आउट। फॉर एग्जांपल कि ये वाली एग्जांपल हम लेके चलेंगे आज पूरी इसमें वीडियो में। हमारे पास ये इलास्टिक लोड बैलेंसर और ये हमारे पास EC2 इंस्टेंस है। आप ये समझ लें कि ये हमारा लोड बैलेंसर और ये हमारे पास जो है EC2 इंस्टेंस, ये हमारा बैकएंड सर्वर है जो कि हमारे पास बैकएंड पे लगा हुआ है। अब क्या है कि इसने इलास्टिक लोड बैलेंसर ने डिस्ट्रीब्यूट की ट्रैफिक अपने EC2 इंस्टेंस पे, जो कि हमारा वेब सर्वर है, हमारा बैकएंड सर्वर है। अब यहाँ पे जब उसका यहाँ से रिक्वेस्ट चलेगी तो EC2 इंस्टेंस ने रिस्पॉन्स देना है। अब वो इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है वो वेट करेगा के डिफॉल्ट क्या है 5 सेकंड के, जितनी देर वेट करेगा के EC2 इंस्टेंस उसको रिप्लाई कर दे। अब जो डिफॉल्ट टाइम है वो है 5 सेकंड कि अगर इलास्टिक लोड बैलेंसर अपनी रिक्वेस्ट भेज देता है EC2 इंस्टेंस पे तो वो 5 सेकंड तक वेट करेगा। अगर तो 5 सेकंड के अंदर उसका रिस्पांस आ जाता है तो ठीक है, वरना क्या होगा कि वो उसको अनहेल्दी डिक्लेयर करेगा। लेकिन अभी अनहेल्दी के लिए वो अभी नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट है वो हमारी डिपेंड करेंगे और वो हमारे पता चलेंगे हेल्थ चेक इंटरवल से। पहले हमारे पास ये क्लियर होना चाहिए कि रिस्पॉन्स टाइम आउट क्या होता है, कि कितनी देर वेट करना है इलास्टिक लोड बैलेंसर ने EC2 इंस्टेंस की रिस्पांस का। अब जो इंटरवल होगा उसका हम कहेंगे ये हमारा रिस्पांस टाइम आउट है। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 5 सेकंड है और जो उसकी रेंज है वो हमारे पास 2 से 260 है कि हम इसके दरमियान जो है रेंज उसको हम रख सकते हैं एज अ रिस्पांस टाइम आउट, कि कितनी देर इलास्टिक लोड बैलेंसर जो है वो वेट करे EC2 इंस्टेंस के से रिस्पांस का। अगर तो मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यू अगर लेके चले तो 5 सेकंड तक वेट करेगा। अगर वो छठे सेकंड में वो रिप्लाई दे देता है तो वो उसको नहीं काउंट करेगा, वो उसको मतलब जो उसका रिस्पांस है उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो 5 सेकंड का जो इंटरवल था उसके अंदर उसको रिस्पांस नहीं मिला था। उसके बाद आता है हमारे पास हेल्थ चेक इंटरवल। ये होता क्या है? डिले बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पैकेट, मतलब जो पहला पैकेट गया है और जो दूसरा पैकेट जो जाना है उसके दरमियान जो डिले है, जो लेटेंसी है, वो हमारा कहलाता है हेल्थ चेक इंटरवल। सेकंड पैकेट ऑफ हेल्थ चेक इन द केस ऑफ फर्स्ट पैकेट फेलियर। अब पहला पैकेट फेल होना जरूरी है, ये इसकी कंडीशन समझ रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि हमारा पहला पैकेट फेल हो और दूसरा पैकेट जाए। उस केस में जो उसका जो टाइम है वो हमारा कहलाएगा हेल्थ चेक इंटरवल। एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ से इलास्टिक लोड बैलेंसर ने रिक्वेस्ट भेज दी EC2 इंस्टेंस पे, मतलब उसने अपना पैकेट फॉरवर्ड कर दिया। अब यहाँ पर उसने वेट किया 5 सेकंड का, जैसे कि हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं, रिस्पांस टाइम आउट उसका 5 सेकंड था, तो उसने 5 सेकंड का वेट किया। अब 5 सेकंड में उसके पास नहीं रिप्लाई आया तो ये हो गया हमारे पास रिस्पांस टाइम आउट। अब जो दूसरा पैकेट वो भेजेगा चेक करने के लिए EC2 इंस्टेंस को, क्योंकि पहला पैकेट तो ड्रॉप हो गया, पहला पैकेट हमारा फेल हो गया। अब दूसरा पैकेट जो भेजेगा, अब जो दरमियान वाला टाइम है, पहला पैकेट सेंड किया और जो दूसरा पैकेट सेंड किया उसके दरमियान वाला जो इंटरवल है, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये पहला पैकेट गया और ये इसका रिप्लाई नहीं मिला इसको, तो इलास्टिक लोड बैलेंसर ने इसको दूसरा पैकेट भेजा। अब ये जो इस दो पैकेट्स के दरमियान का जो टाइम है वो हमारा कहलाता है हेल्थ चेक इंटरवल। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 30 सेकेंड, कि अगर पहला पैकेट जाता है उसको 5 सेकंड तक रिप्लाई नहीं मिलता, वो हमारा हो गया रिस्पांस टाइम आउट। तो 5 सेकंड के बाद वो फटाफट दूसरा पैकेट नहीं भेजेगा, बल्कि वो 30 सेकंड का वेट करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू पे 30 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद दूसरा पैकेट सेंड करेगा EC2 इंस्टेंस पे। फिर दोबारा वो देखेगा उसकी हेल्थ को, अगर तो रिस्पांस आता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आता तो वो 5 सेकंड का वेट करेगा, फिर दोबारा ड्रॉप हो जाएगा पैकेट, फिर दोबारा वो 30 सेकंड का वेट करेगा जो कि हमारा हेल्थ चेक इंटरवल होगा, उसके बाद फिर तीसरा पैकेट जाएगा। तो ये होता है हमारे पास हेल्थ चेक इंटरवल और रिस्पांस टाइम आउट। अब हम डिस्कस करते हैं उसकी रेंज क्या होती है 5 to 300 सेकंड के। इस इंटरवल के दरमियान हम इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास अनहेल्दी थ्रेशोल्ड और हेल्दी थ्रेशोल्ड। अब अनहेल्दी थ्रेशोल्ड क्या होता है? नंबर ऑफ कंसेक्टिवली फेल्ड हेल्थ चेक, के कंसेक्टिवली से मुराद है कि कितने कंटिन्यूअसली हमारे पैकेट्स फेल हुए हैं। पहला पैकेट गया फेल हो गया, दूसरा पैकेट गया फेल हो गया, तीसरा पैकेट गया फेल हो गया, तो ये क्या है कि हमारे 3 कंसेक्टिवली फेल हो गए हैं पैकेट्स।
अब यहाँ पर अनहेल्दी थ्रेशोल्ड में क्या है कि डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास 2 है, कि अगर दो कंसेक्टिवली पैकेट्स जो गए हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर से सर्वर की तरफ, अगर वो कंसेक्टिवली 2 पैकेट हमारे ड्रॉप हो जाते हैं तो वो हम उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि इलास्टिक लोड बैलेंसर ने पैकेट भेजा EC2 इंस्टेंस पर, 5 सेकंड का वेट किया उसने, रिप्लाई आ गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो वो ड्रॉप हो गया पैकेट। उसने 30 सेकंड का वेट किया, हेल्थ चेक इंटरवल का दूसरा पैकेट भेजा, अब दूसरे पैकेट सेंड किया EC2 इंस्टेंस पे, फिर दोबारा 5 सेकंड का वेट किया, वो हो गया हमारा रिस्पांस टाइम आउट। अगर तो रिप्लाई आ गया तो वेल एंड गुड, वरना वो ड्रॉप हो गया पैकेट। अब ये हो गया हमारे 2 कंसेक्टिवली फेल्ड हो गए हैं हमारे पैकेट। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे 2 कंसेक्टिवली फेल हो जाएंगे हम उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देंगे। और इसकी रेंज होती है हमारे पास 2 to 10, कि 2 से 10 तक हम रख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट जाएं, और अगर वो फेल हो जाती है तो उसके बाद हम उसको अनहेल्दी डिक्लेयर करें। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 4 कर देते हैं या 5 कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि 5 पैकेट जाएंगे, उनका रिस्पांस टाइम आउट कैलकुलेट होगा, उसके बाद उतनी देर वेट करेंगे हेल्थ चेक इंटरवल के जो डिसाइड होगा, जो कॉन्फ़िगर होगा, उसके बाद 5 अगर कंसेक्टिवली हमारे फेल हो जाते हैं तो हम उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देंगे। अब आते हैं हमारे पास हेल्दी थ्रेशोल्ड। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कंसेक्टिवली सक्सेस हेल्थ चेक, मतलब कि जिनका रिस्पांस भी आ रहा है, मतलब रिक्वेस्ट की है इलास्टिक लोड बैलेंसर ने, उसका रिस्पांस भी रिसीव हो चुका है, तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, हेल्दी थ्रेशोल्ड। मिसाल के तौर पे लेते हैं कि हमारा ये सर्वर जो था ये अभी हमारा मतलब ये हमारा अभी डिसेबल है, ये हमारा अभी अनहेल्दी कंडीशन में, अनहेल्दी सिचुएशन में है। तो हम क्या करेंगे कि, और डिफॉल्ट वैल्यू उसकी हेल्दी थ्रेशोल्ड की 10 है। अब इसमें क्या होगा कि पहला पैकेट जाएगा EC2 इंस्टेंस पे, उसका रिस्पांस आएगा 5 सेकंड के अंदर, अगर रिस्पांस टाइम आउट 5 सेकंड है, अगर तो आ गया तो वेल एंड गुड, अगर आ जाएगा तो वो एक सक्सेस, हमारा पैकेट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जाएगा, उसका रिस्पांस आता है तो वो 2 सक्सेस पैकेट हो जाएंगे हमारे। इस तरह 2 से तो 10 पैकेट जब तक हो जाते हैं, ये हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू 10 है, कि 10 पैकेट का अगर रिस्पांस भी हमें मिलता है उस टाइम इंटरवल के दरमियान, जो हमारा रिस्पांस टाइम होता है इस टाइम के अंदर अंदर अगर हमें मिलता है तो वो हमारे पास हेल्दी थ्रेशोल्ड कहलाएगा। ये यहाँ पर समझ लें कि जहाँ पर अनहेल्दी थ्रेशोल्ड के लिए हमने ज़्यादा छोटी वैल्यू इसलिए रखी है कि हमें उसी वक्त पता चल जाए कि हमारा जो सर्वर है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो वो इतने पैकेट्स, या आप लोग इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और इसको यहाँ पर थोड़ी बड़ी वैल्यू भी रखनी चाहिए, क्योंकि ताकि हम कंफर्मेशन हमें मिल जाए कि ये सर्वर हमारा हेल्दी कंडीशन में है। और इसकी वैल्यू जो, इसकी रेंज जो है वो 2 to 10 है, इसके दरमियान हम इसको रख सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट सिनेरियो है, वो हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर और हमारा प्राइवेट लोड बैलेंसर आएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर, जिसमें हमने डिस्कस करना है अभी एक्सटर्नल लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर। हमारे पास है सबसे पहले 2 पॉइंट्स हैं। इलास्टिक लोड बैलेंसर इज एक्सेस्ड बाय DNS नॉट फ्रॉम IP। अब ये लैब में भी आप लोग देखेंगे कि जो हम इलास्टिक लोड बैलेंसर है वो हम एक्सेस करेंगे DNS के जरिए, क्योंकि हम EC2 इंस्टेंसेस जो थे वो हम एक्सेस करते थे उसके पब्लिक IP के जरिए, लेकिन जो इलास्टिक लोड बैलेंसर है उसमें IP का कोई काम नहीं है, हम उसको जब भी एक्सेस करेंगे हम उसके DNS से एक्सेस करेंगे, और ये आप लोग लैब में लाइव देखेंगे भी। उसके बाद क्या है टारगेट ग्रुप। आप लोगों को पता होना चाहिए टारगेट ग्रुप क्या चीज़ है, मतलब कि मल्टीपल टारगेट्स को हम कंबाइन करके एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसका टारगेट ग्रुप बन जाता है। और टारगेट जो होता है वो हमारा एक EC2 इंस्टेंस, वो हमारा टारगेट है। कैन कंटेन अप टू 200 टारगेट्स, मतलब ये कि हम एक टारगेट ग्रुप में 200 टारगेट्स बना सकते हैं, यानी कि 200 EC2 इंस्टेंसेस रख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अब आते हैं 2, इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लोड बैलेंसर और इसको हम कहते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर। इसको एक्सटर्नल इसलिए कहते हैं कि जो भी क्लाइंट की जो, ये हमारा जो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले लास्ट वीडियो में बता चुका था कि ये जो हमारे है ये हमारा फ्रंट एंड है, ये जो हमारी साइड है ये हमारी फ्रंट एंड है, और ये जो हमारी साइड है ये हमारी बैक एंड है। अब जो बैक एंड है वो हमारी प्राइवेट भी हो सकती है, इसमें हमारे पास पब्लिक EC2 इंस्टेंसेस भी हो सकते हैं, जबकि ये वाली जो है यहाँ पे इंटरनेट है, मतलब ये हमारी पब्लिक साइड है। अब पब्लिक से जो भी ट्रैफिक आएगी लोड बैलेंसर पर वो हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी नीचे बैक एंड सर्वर्स पर, जो कि हमारे बैक एंड EC2 इंस्टेंसेस लगे हुए हैं। अब यहाँ पर जो लोड बैलेंसर है इसकी लोकेशन की वजह से हम इसको कह रहे हैं एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, क्योंकि जो जैसी ट्रैफिक आएगी वो सबसे पहले ऊपर आएगी, सबसे पहले आएगी इलास्टिक लोड बैलेंसर पर, और जो इलास्टिक लोड बैलेंसर यहाँ पर वो पब्लिक IP उस पर अनेबल होगा, क्योंकि जो भी ट्रैफिक है वो डायरेक्ट उस पर आ रही है, और जो ट्रैफिक आ रही है वो पब्लिक ट्रैफिक है, पब्लिक IP से आ रही है ट्रैफिक। तो यहाँ पर इसका मस्ट यहाँ पर IP एड्रेस पब्लिक होना है, यहाँ पे जैसे लिखा है पब्लिक IP एड्रेस ऑन इलास्टिक लोड बैलेंसर। दूसरा है राउट ट्रैफिक टू द प्राइवेट IP एड्रेसेस।
अब ये जो लोड बैलेंसर है ये यहाँ पर जो यहाँ पर नीचे जो बैकएंड सर्वर्स हैं इन पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, कुछ पब्लिक भी। अब जो प्राइवेट हैं तो उनके लिए क्या करेगा ये कि जो पब्लिक वाली जो ट्रैफिक है उसको ट्रांसलेट करेगा, उसको ट्रांसमिट करेगा नीचे किस पे, प्राइवेट EC2 इंस्टेंसेस पर। तो वो यहाँ पे वही डिस्कस किया है कि राउट ट्रैफिक टू द प्राइवेट IP एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंसेस, सिर्फ और सिर्फ उन इंस्टेंसेस पे जो कि रजिस्टर्ड हैं। अब फॉर एग्जांपल को ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दी थी वाली, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टेंस जो कि सबनेट 1 में है, लेकिन वो हमने जो कि EC2 इंस्टेंस है वो इस सबनेट में नहीं है। अब ये सबनेट इसके साथ रजिस्टर है लोड बैलेंसर के साथ। जब ये EC2 इंस्टेंस सबनेट में ही नहीं है, इस वाले किसी और सबनेट में है और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है इलास्टिक लोड बैलेंसर से, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा ट्रैफिक। तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड EC2 इंस्टेंसेस पे उसकी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगी। तीसरा क्या है, पब्लिक रिजॉल्वेबल DNS टू द पब्लिक IP एड्रेसेस, कि यहाँ पर हमारे पास जो पब्लिक रिजॉल्वेबल, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक IP होगा तो जो रिजॉल्व होगी, जो DNS की क्वेरीज जो रिजॉल्व होंगी वो भी पब्लिकली होंगी रिजॉल्व। और किसके लिए होंगी, पब्लिक IP एड्रेसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोड बैलेंसर पर पब्लिक IP एड्रेस है। अब हम आते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर पर। अब इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन जो है वो दो इंस्टेंसेस के दरमियान है, दो EC2 इंस्टेंसेस के दरमियान है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये हमारा इंटरनल लोड बैलेंसर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो देख सकते हैं जो EC2 इंस्टेंस है इन पे पब्लिक IP है। अब ये यहाँ पर पब्लिक हो गया। अब जो लोड बैलेंसर है इस पर हमें पब्लिक IP की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम प्राइवेट IP भी अनेबल कर सकते हैं, इस पर कन्फिगर कर सकते हैं। अब क्या है कि जो भी ट्रैफिक आएगी यहाँ पे, अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, अब जितनी भी ट्रैफिक आएगी वो सबसे पहले हमारे पास आएगी इन दो सबनेट्स पर जो कि पब्लिक सबनेट है, क्योंकि ये वाली जो ट्रैफिक होगी, ये हमारे बैक जो फ्रंट एंड है ये हमारा पब्लिक है, इधर इंटरनेट की ट्रैफिक है। तो जैसे ही सबनेट्स पे आएगी तो यहाँ पे हमें पब्लिक सबनेट मस्ट रिक्वायर होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो पब्लिक वाली जगह थी वो लोड बैलेंसर कंप्लीट कर रहा था, पब्लिक IP उस पर अनेबल था। लेकिन यहाँ पर अब हमारा लोड बैलेंसर नहीं है तो हमें यहाँ पर पब्लिक सबनेट मतलब पब्लिक EC2 इंस्टेंसेस लगाने होंगे। अब जो भी ट्रैफिक है वो सबसे पहले इन पे आएगी और वो फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस लोड बैलेंसर पर, मतलब कि इस पे ट्रांसमिट करेंगे। अब जैसे ही लोड बैलेंसर पर आएगी तो लोड बैलेंसर उनको यहाँ पर हमारे पास होंगे प्राइवेट सबनेट्स, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट टारगेट ग्रुप्स होंगे। तो वो क्या होगी, जो ट्रैफिक आएगी वहाँ यहाँ से यहाँ पर, तो वो उसको यहाँ पर ट्रांसमिट कर देगा बैकएंड सर्वर्स पर, जो कि हमारे पास हमारे क्या लगाएंगे, बैकएंड EC2 इंस्टेंसेस। यहाँ पर क्या है, प्राइवेट IP एड्रेस होंगे, मतलब कि यहाँ पर ये तो पब्लिक ही पब्लिक है, लेकिन यहाँ पर लोड बैलेंसर की इंटरनल लोड बैलेंसर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास प्राइवेट IP एड्रेस हमारे पास कन्फिगर होगा। दूसरा क्या है, पब्लिकली रिजॉल्वेबल DNS टू द प्राइवेट IP एड्रेस, मतलब कि जो भी ट्रैफिक आ रही है वो इन पब्लिक पे आ रही है, यहाँ पे पब्लिक IP है हमारे पास और वो रिजॉल्व हो रही है, मतलब जो पब्लिकली रिजॉल्वेबल जो DNS है वो किस में मतलब कि उसकी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है प्राइवेट IP एड्रेसेस में। मतलब आप यहाँ पर इसको क्लियर इस तरह से कर लें कि यहाँ पर जो हमारे पास हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं उनकी क्वेरी रिजॉल्व हो रही है हमारी किसके अंदर, प्राइवेट IP एड्रेसेस में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इंटरनल लोड बैलेंसर का और एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का। तो अब इसकी हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इसकी लैब करेंगे, जिसमें हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर करेंगे, हम उसमें नेटवर्क लोड बैलेंसर करेंगे, उसके बाद हम उसमें गेटवे लोड बैलेंसर को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लासिक लोड बैलेंसर वो AWS ने प्रीवियस जनरेशन में डाल दिया है, तो उसकी लैब अभी इस इन्वायरमेंट में और C02 वाली मॉड्यूल में करना ज़रूरी नहीं है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं एक नई लैब के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।